Hello students, welcome to the lecture 2 of solutions. So my dear students, I hope आप सभी ने lecture 1 देखा और बहुत ही easy लगा होगा, बहुत ही interesting लगा होगा, right? Yes. तो यार अगर आपको फर्स्ट लेक्चर बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो आपको आगे के सारे लेक्चर्स ऐसे ही लगने वाले हैं क्योंकि हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप जो मैम ने आपको रिक्वेस्ट किया था आपने वो किया है, जो होमवर्क क्वेश्चंस मैम ने दिए थे वो आपने किए हैं। आप ज़रूर एनसीईआरटी का स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़कर आए होंगे जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस की गई हैं, राइट? यस। एंड ऑल्सो मैम ने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी, लास्ट में एक पार्ट में मैं छोड़कर गई थी जो आपको बोला गया था कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है? यस, एटलीस्ट ट्राई किया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है भाई, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया होगा क्योंकि ट्राई करना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो ट्राई भी नहीं करते ना वो कभी कोई चीज़ नहीं सीख पाएंगे, राइट? यस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्राई करते हैं। ओके, तो ठीक है यार, ज़्यादा टाइम तो हमें वेस्ट करना नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। आज हम कंप्लीट कर देंगे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, उसके बाद में हम उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आपको बहुत सारा होमवर्क भी मिलने वाला है। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेनरीज लॉ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हेनरीज लॉ होगा, ठीक है? वी विल डिस्कस हेनरीज लॉ। ओके, तो आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए थे, तो अगर आपने वो होमवर्क क्वेश्चंस कर लिए हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं हुआ तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट वेट ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 मोलर 2 लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4। तो बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए मुझे एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि मुझे ना मोलैरिटी गिवन है। तो मैम यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए कि जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलर हमें गिवन है। उसके बाद में आपको वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर्स भी गिवन है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको H2SO4 दिया हुआ है, तो हमें H2SO4 का मोलर मास भी निकाल लेना चाहिए, जस्ट इन केस ही हमारे काम आएगा। तो ठीक है, क्या निकालना है? वेट ही तो निकालना है, तो बिल्कुल मोलर मास की आपको जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर ये भी समझ आ रहा होगा कि H2SO4 जो है वो क्या है, आपका सल्यूट है। क्यों? क्योंकि मैम एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 लिखा हुआ है। एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हमें बताता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो मैम वाटर है, और जो हमारा सल्यूट है यहाँ पर वो है H2SO4, ठीक है? चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? क्या आप लोग वो 30 एलिमेंट्स याद करके आए हैं? आई होप याद करके आए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे वो। ओके, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 प्लस सल्फर का मोलर मास होता है 32 ग्राम्स पर मोल, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 प्लस बेटा एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम्स पर मोल, तो 16 × 4 इसको ऐड करेंगे तो 98 ग्राम्स पर मोल जो है वो आपके पास में मोलर मास आ जाएगा H2SO4 का। मुझे पता है दैट जो मोलैरिटी होती है that is given by moles of solute upon volume of solution in liters। मुझसे वेट ऑफ H2SO4 पूछा है तो मतलब पहले मुझे मोल्स निकालने हैं, ये मुझे समझ आ रहा है। तो अगर मुझे मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने हैं यानी कि मोलैरिटी को मुझे मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से जो हो लीटर्स के अंदर, तो मैम मोलैरिटी आपको गिवन है 0.1 और वॉल्यूम आपको लीटर्स में ही गिवन है। कितनी? 2 लीटर्स गिवन है, तो मैम यहाँ पर 2 ये आ जाएगा 0.2। तो बेटा आपके जो मोल्स आए ना वो आ गए 0.2। तो यही पूछा था क्या? नहीं, मास पूछा था। एंड वी नो दैट जो मोल्स होते हैं दैट इज गिवन बाय गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन द मोलर मास। तो अगर आपको मास निकालना है तो वो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास से। तो बस इसी चीज को अब हम यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको यूज करेंगे तो यहां से हम कहेंगे मास ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मास ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 एंड मोलर मास कितना है? मोलर मास है मैम 98 ग्राम्स पर मोल, तो 98 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? यस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 × 16 तो 6 और 1 9 × 18 19 और 2 के बाद डेसिमल, सॉरी 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 19.6 ग्राम्स। कितना? 19.6 ग्राम्स जो है वो आपका वेट है H2SO4 का।
ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है कि जो जो चीजें दी हुई है ना उनको पहले मेंशन कर लो, और उसके बाद में अगर आपको बेसिक चीजें पता ना कि मोल्स कैसे निकालते हैं मास की टर्म्स में, मोलैरिटी क्या होता है, अगर सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो आंसर आके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैम ने आपको कुछ तो क्वेश्चन देकर भेजा था, राइट, यस। अब मुझे ये तो याद नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने आपको क्या वैल्यूज दी थी, क्योंकि मैंने खुद से उस क्वेश्चन को बनाया था, ठीक है। तो मैं फिर से उसी तरह का कुछ क्वेश्चन बना देती हूँ बेटा, आई एम सॉरी, मैम थोड़ा सा भूल गई हैं, थोड़ी सी भुलक्कड़ है मैम, तो मैम थोड़ा सा भूल गई हैं कि मैम ने क्या क्वेश्चन बनाया था, बट आई नो कि मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज करने के लिए आपको बोला था, ठीक है। तो आपके पास में इस तरीके से एक क्या था, कंटेनर था, इसके अंदर मैम ने बोला था कि आपके पास में एक सोल्यूशन है, एंड आई रिमेंबर कि मैंने आपको बोला था इट इज अ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। एंड अब मुझे ना ये याद नहीं है कि मैंने मोलैरिटी क्या दी थी और मैंने वॉल्यूम कितनी दी थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं मैम, इतना हम आपको माफ कर देंगे, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने क्या बोला होगा, आई होप मैं ऐसे बोल देती हूँ, लेट अस से दैट यू हैव 0.2 मोलर एंड लेट अस से यहाँ पे था 250 ml, ठीक है। नहीं होगा तो फिर बस नंबर्स चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। फिर मैंने बोला कि ऐसा ही आपके पास में एक और सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में आपने क्या ऐड किया, अगेन ये भी आपका क्या है, एक्वस NaOH सोल्यूशन था, और आपने यहाँ पर क्या किया, ये लेटर से 0.5 मोलर था और ये लेटर से कितना 500 ml था, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया। तो अगर आपने इनको मिक्स किया तो आपके पास में कोई एक नया सोल्यूशन बना होगा। अब इस नए सोल्यूशन के अंदर आपको मैंने ये पूछा था कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी, इस नए सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, ठीक है। तो अब आप में से बहुत सारे बच्चा पार्टी को ऐसा लगेगा कि मैम इतना इजी तो है, एक सोल्यूशन की मोलैरिटी दी है, दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी दी है और आपसे ये पूछा है तो मैम दोनों को ऐड कर दो, तो इसकी मोलैरिटी जो होगी वो होगी 0.2 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.7 मोलर। लो मैम, निकाल दिया आंसर, और क्या चाहिए, है ना। क्या आपने यही आंसर निकाला है? अगर आपने ये आंसर निकाला है तो अपने लिए एक चॉकलेट लेकर आओ और वो मुझे दे दो, क्योंकि आपका आंसर गलत है। यस, तो बेटा ऐसे नहीं होता, और ऐसा क्यों नहीं होता अब मैम आपको समझाएंगे। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, 11th में आपने ये पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो मैं बस कॉन्सेप्ट बता देती हूँ थोड़ा सा, कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेटा जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली में ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली ऐड हो सकती है। अब आप कहोगे मैम समझ नहीं आया, तो आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप कभी भी दो सॉल्यूशंस की मोलैरिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप एक नोट बनाकर कुछ लिखना चाहोगे तो आप ये नोट बनाकर बेटा यहाँ पर लिख सकते हो दैट मोलैरिटी लिख देती हूँ, मोलैरिटी ऑफ टू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नहीं हो सकती, हाँ, कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करने बैठ जाओ, तो मतलब कि हम मोलैरिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो मैम हम मोलैरिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो फिर हम किन को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और जो आपकी वॉल्यूम्स होती हैं, आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर ये पॉइंट लिख लिया है तो इसके बाद में आप एक और पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं दैट मोल्स and volume can be added and subtracted, ठीक है। तो यानी कि आप
ये नहीं कर सकते कि आप मोलैरिटीज को डायरेक्टली ऐड कर दो, हाँ, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप ना मोल्स निकाल लो पहले और फिर उनको डायरेक्टली ऐड कर दो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। यस, तो मैं एक बार यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन बना दूं बेटा, ताकि ये थोड़ा अलग लगने लग जाए आपको डिफरेंट नोट्स की तरह। तो ये ना मेंशन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या मैम स्ट्रेट लाइन भी नहीं लगती है आपसे, है ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब क्या करना है, अब इस चीज को समझना है। मतलब कि मैं ये नहीं कर सकती कि मैं मोलैरिटीज को डायरेक्टली ऐड कर दूं, पर मैं नंबर ऑफ मोल्स को और वॉल्यूम को ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहोगे N1, तो वो क्या आएंगे मैम, लेट अस से ये मोलैरिटी M1 है और ये मोलैरिटी M2 है, ये मैम वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, ऐसा तो हम कंसिडर कर सकते हैं, और ये मैम M फाइनल है, ठीक है। ओके, तो अब क्या होगा बेटा, हमें पता है दैट मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यानी कि मैम अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो तो आप कह सकते हो इट इज M1 इंटू V1, ठीक है। अब V1 आपको कंसिडर करना है कि वो किस में हो, लीटर्स में हो, ठीक है। तो ये तो मैम V1 तो इसमें लीटर्स में नहीं है, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ पे ये रखना है यहाँ पे कि V1 शुड बी इन लीटर्स, ठीक है। तो ये आपके पास में एक चीज लिख लिया आपने। सिमिलरली क्या आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ मोल्स N2 आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, M2 मोलैरिटी इस वाले सोल्यूशन की इनटू वॉल्यूम V2, ये भी मैम आपको लीटर्स में लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना। कोई इशू नहीं है यहाँ तक, परफेक्ट है। ओके बेटा, तो अब आप सोचो कि आपने इस वाले सोल्यूशन को और इस वाले सोल्यूशन को दोनों को एक साथ मिक्स किया, तो यानी कि मैम यहाँ पे भी NaOH सोल्यूट है, यहाँ पे भी NaOH सोल्यूट है, यानी कि मैं दोनों के दोनों मोल्स को ऐड कर सकती हूँ। N1 प्लस N2 तो मैं कर सकती हूँ, मोल्स एंड वॉल्यूम कैन बी डायरेक्टली एडेड, तो मैं NaOH दोनों सेम ही सोल्यूट के तो मोल्स है, मैं दोनों को ऐड कर सकती हूँ। तो यानी कि बेटा यहाँ पर अगर आप N टोटल लिखोगे ऑफ NaOH तो वो कितने आ जाएंगे मैम, N1 प्लस N2। कोई इशू यहाँ तक, N1 प्लस N2 होगा, है ना, यस। M1 इंटू V1, M2 इंटू V2 के तरीके से, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है बेटा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पर टोटल वॉल्यूम देखना चाहोगे लीटर्स में तो वो कितनी होगी। मैम आप ये वाली वॉल्यूम जो V1 होगी लीटर्स में, क्योंकि हम इन दोनों सोल्यूशंस को ऐड कर रहे हैं, तो V1 वॉल्यूम लीटर्स की और V2 वॉल्यूम लीटर्स की को ऐड कर दो, यानी कि मैम आप यहाँ पर क्या कर दो, V1 इन लीटर्स प्लस V2 इन लीटर्स, ठीक है। तो आपकी जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो भी लीटर्स में आ जाएगी। अब आपके पास में टोटल मोल्स भी हैं, आपके पास में टोटल वॉल्यूम भी है, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जो मैम M फाइनल होगा, जो मैम M फाइनल होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स, हाँ या ना, बिल्कुल कह सकते हैं हम ऐसा। तो बेटा बस आपको N टोटल और VT की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मैम जो हमारा M फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। और ये होगा तो सारा का सारा लीटर्स में। N1 और N2 की वैल्यू क्या है, M फाइनल इज इक्वल टू, देखो M1 इंटू V1, तो मैम ये हो जाएगा M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज V1 प्लस V2। अगर आप याद करोगे या फिर आपने अपनी NCERT देखी है, जैसे मैम ने बोला था, तो बेटा आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो उसकी फाइनल मोलैरिटी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको ये समझ आया कि ये आता कैसे है, तो इसलिए अगेन मैं बोलूंगी कि ये फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि NaOH के दो सॉल्यूशंस थे, अगर मैंने उनको ऐड किया तो मैं दोनों के पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं, फिर उनको ऐड कर दूं और टोटल वॉल्यूम निकाल लूं और अपना आंसर निकाल लूं। बेटा रटोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा अब सोचो, ठीक है। एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने ये फॉर्मूला रटा हुआ है। अब मैम ने बोला कि आपके पास में एक सोल्यूशन है जिसकी M1 मोलैरिटी है और उसकी V1 वॉल्यूम है, ठीक है। ये सोल्यूशन है आपका एक्वस NaOH का, ठीक है। अब ये किसके साथ मिक्स किया आपने, ये M2 मोलैरिटी और V2 वॉल्यूम वाले मिक्सचर के साथ मिक्स किया, और ये जो सोल्यूशन है वो किसका है, HCl का सोल्यूशन है। अब क्या ये दोनों सेम सोल्यूशंस हैं,
ये बेटा बेस है और ये क्या है, ये आपका एसिड है। बेस और एसिड है, इनकी मोलैरिटीज जो होगी उनको आप ऐड नहीं करोगे। यहां पे क्या होता है, एक बेस जो होता है वो एक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो जब एक एसिड और एक बेस होता है तो उनकी मोलैरिटीज को सब्ट्रैक्ट, उनके मोल्स निकालने पड़ते हैं पहले और फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि फॉर्मूला नहीं रटना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला रटते तो यहाँ पे भी डायरेक्टली ऐड कर देते। लेकिन अगर मोल्स निकालोगे तो सोचोगे ना कि भाई NaOH के मोल्स दिए होंगे तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं। सेम ही चीज को तो ऐड कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि HCl और NaOH के मोल्स को ऐड कर दोगे। नहीं मैम, ऐसा नहीं करेंगे हम, ऐसी गलती, घनघोर गलती कर भी मत देना, ठीक है। यस, तो ये फॉर्मूला आप अपनी बुक्स में देखते हैं, बट मैं अपनी बच्चा पार्टी को ये फॉर्मूला नहीं रटने दूंगी, ठीक है। अब ये समझ आया तो एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल आ गया है और आपको इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है। तो चलो अब सवाल देखो। कहता कि 0.1 मोलर 400 ml NaOH है आपके पास में, जो आपने मिक्स किया है 800 ml 0.4 मोलर NaOH सोल्यूशन के साथ। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो सबसे पहली जो चीज नोटिस करनी है वो ये है कि मैम NaOH है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी NaOH है। अगर NaOH और NaOH है तो जिंदगी आसान है, ठीक है। चलो करते हैं। अब मैम हमारे पास में एक सोल्यूशन है जिसमें M1 मोलैरिटी जो है वो हमें 0.1 मोलर दी है और V1 वॉल्यूम जो है वो हमें 400 ml दी है। लीटर्स में कन्वर्ट कर दूं? लीटर्स में कन्वर्ट नहीं करते, अभी एक नई चीज सिखाऊंगी, ठीक है। ये आ गया मिलीलीटर्स में, ठीक है। प्लस कर दो दूसरे सोल्यूशन के साथ। दूसरे सोल्यूशन में मैम हमारे पास में क्या है, 0.4 मोलर सोल्यूशन है और 800 ml हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। इन दोनों से आपको एक नया सोल्यूशन मिला जो आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है, ये हमें नहीं पता, निकाल लेंगे। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बेटा इसके लिए ना आपको मैम एक नई चीज सिखा रही है, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिलीमोल्स। क्या समझाने वाली है मैम? कॉन्सेप्ट ऑफ मिलीमोल्स, ठीक है। तो लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ मिलीमोल्स। ये मिलीमोल्स का कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आ गया है, ठीक है। अब देखो मिलीमोल्स क्या होते हैं मैम? मोल्स हमें पता है, मोल्स कैसे निकलते हैं, नॉर्मल मोल्स जिसको n से रिप्रेजेंट करते थे। जब मैम मोलैरिटी होती थी, हम मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते थे और ये वॉल्यूम ना लीटर में होना बड़ी जरूरी था, है ना। यस, क्यों? क्योंकि बेटा जो मोलैरिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर, मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। ये तो होता है मोल्स। अब मैं आपको मिलीमोल समझाती हूँ। मिलीमोल्स क्या होता है? मिलीमोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। एंड दिस मीन्स दैट जब आप मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो और वॉल्यूम आपकी मिलीलीटर्स में होगी तो आप मिलीमोल्स कैलकुलेट करते हैं। अब मैम ने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैम ने आपको कहा दैट यू हैव 0.2 मोलर एंड 300 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके मिलीमोल्स कितने होंगे मैम? इसके मिलीमोल्स जो होंगे वो होंगे 0.2 इंटू 300, 0.2 इंटू 300, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर्स में ही चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 6, एक चला गया तो मैम 60 मिलीमोल्स आ गए, ठीक है। अब बेटा आपके पास में 60 मिलीमोल्स हैं, ठीक है। सारी कैलकुलेशन मिलीमोल्स में कर लो, एंड में आप मोल्स निकाल सकते हो। एंड में मोल्स क्या हो जाएंगे? 60 मिलीमोल्स इज एक्चुअली इक्वल टू 60 इंटू 10⁻³ मोल्स। मतलब कि एक मोल, अगर आप रिलेशन देखना चाहते हो मिली मोल में और मोल में, तो वो कितने का होता है? 10⁻³ का। तो जब भी कभी मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। तो पूरा क्वेश्चन मिली मोल्स में कर लो, एंड में उसको मोल्स में कन्वर्ट कर देना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। यस, ये अगर समझ आया तो अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे भी मिलीमोल्स निकालूंगी, यहाँ पे भी मिलीमोल्स निकालूंगी, तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? देखो 0.1 मिलीमोल्स कैसे आएंगे? 0.1 इंटू 400, तो ये आ जाएंगे मैम 40। तो 40 मिलीमोल्स आ गए आपके पास। इसी तरह से यहाँ पे निकाल लो मैम, मिलीमोल्स जो होंगे
ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 800, तो ये आ जाएगा आपके पास में 32 320, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 320 मिली मोल्स, ठीक है, यस। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 40 इंटू 10⁻³ मोल्स, और ये आ गए 320 इंटू 10⁻³ मोल्स। आसान हो गया ना, बिल्कुल आसान हो गया। चलो मैम, हमने अब मोल्स भी निकाल लिए हैं दोनों, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है। तो अब हम फाइनल मोलारिटी निकालते हैं। तो जो फाइनल मोलारिटी होगी वो क्या होगा, क्योंकि NaOH ही था, सेम ही सोल्यूशन था, तो दोनों के मोल्स को ऐड कर सकती हूँ। इसके मोल्स और इसके मोल्स ऐड करने हैं, N1 प्लस N2 ऐड करने हैं। मैम इसके मोल्स हैं 40 इंटू 10⁻³ प्लस 320 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी है, 400 ml और 800 ml, टोटल कितनी वॉल्यूम हो गई, 800 प्लस 400 1200 मिलीलीटर्स। तो बेटा जब आपके पास में 1200 मिलीलीटर्स है, तो 1200 मिलीलीटर्स को, जो टोटल वॉल्यूम आपकी 1200 मिलीलीटर्स आई है, इसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे या फिर 1000 से डिवाइड करोगे। यही जब ऊपर जाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या करो, 40 प्लस 320 10⁻³ कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 10⁻³ कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा 360 अपॉन 1200, ये कैंसिल होगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा 10, 12 1 12, 12 2 12, 12 1 12, 12 24, 12 36, तो मैम ये आ जाएगा 3। तो आपके पास आ गया 3 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 0.3 मोलर। तो 0.3 मोलर जो है वो आपके फाइनल सोल्यूशन की मोलारिटी है। तो बेटा अगर ध्यान से करना है तो हर एक चीज को समझना है, फॉर्मूला नहीं रटना है, बस इतना ही करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं तो अब हम बेटा अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और वो अगला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको डाइल्यूशन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस बताया है, मोलारिटी बताया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आज की प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे। लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस शीट नहीं दी मैंने, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोलारिटी, ठीक है, वो भी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए प्रैक्टिस शीट नहीं मिली। इस बार प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो हिंट्स आपको मिलेंगे, सो डोंट वरी। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूं। मान लो कि आपके पास में मोलारिटी है, मान लो आपके पास में कुछ मोलारिटी है और वो होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो बेटा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करना। क्या होता है उसका मतलब, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड करना। मतलब आप सल्यूट के मोल्स को कुछ नहीं कर रहे, ये वाली चीज कांस्टेंट रहती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, सिर्फ और सिर्फ आप वॉल्यूम को बढ़ा देते हो। जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो और आप सिर्फ सॉल्वेंट की वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, ये चीज कांस्टेंट है, तो अब आप क्या कह सकते हो, दैट मोलारिटी जो है मैम वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, राइट, यस। अब बेटा अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोलारिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, दिख रहा है आपको। सल्यूट के मोल्स को तो कुछ कर नहीं रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, तो मोलारिटी कम हो जाती है। और इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है। सॉल्वेंट और ज्यादा डालना, सॉल्यूट को कुछ भी मत करो, उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। Dilution is the process of addition of solvent keeping the same amount of the solute, ठीक है, yes। अब कहता है in this process the concentration decreases। यहाँ पे जो concentration से वो मतलब है उसका, वो कहता है मोलारिटी के लिए। कहता कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो मोलारिटी डिक्रीज हो जाती है, और ये बिल्कुल सही है। जब हम मोलारिटी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं डाइल्यूशन करने पे तो मोलारिटी घट जाती है। अब इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक मैं आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ, अपनी रियल लाइफ से आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सुनो क्या हुआ था, एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा एक बार घर पर आए और मुझे चाय नहीं बनानी आती थी तब तक। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा चाय बना दो। तो मेरे पापा ने मुझे चाय बनाने के लिए क्या दिया,
मैंने बोला पापा मुझे चाय नहीं बनानी आती। उन्होंने बोला मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। उन्होंने बोला पानी डालो, फिर दूध डालो, चीनी डालो, चाय डालो, ठीक है। तो मैंने सब कर दिया। उसके बाद में उन्होंने बोला 5 मिनट के बाद में जब ये उबल जाए तो इसको बंद कर देना। तो हम 1 ही कप चाय बना रहे थे, तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैं वेट करती रही, क्योंकि मैंने यही देखा था कि चाय जब बनती है ना तो उबल के ऐसे बाहर आती है, लेकिन क्योंकि वो 1 ही कप चाय बन रही थी तो वो उस तरह से उबल के बाहर ही नहीं आई और मैं वेट करती रही। तो मेरे पापा आए और पापा बोलते बेटा 10 मिनट हो चुकी हैं, आप ये चाय को हटा लो, चाय बन चुकी है। और वो मेरे पापा बाहर चले गए। मुझे लगा कि पापा ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी तो वो ऊपर आएगी ना, जैसे मम्मी बनाती है तब आती है, ठीक है। तो मैं वेट करती रही, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। तो फिर मैंने सोचा शायद बन चुकी है, ये तो ऊपर आई नहीं। फिर मैंने वो चाय कप में डाली। तो जब मैंने चाय कप में डाली तो वो कप का 1/4 हिस्सा ही चाय बनी थी, बाकी का सारा पानी जो था वो इवेपोरेट हो गया था, ठीक है। तो अब उतने से चाय के कप को मैं पापा के पास लेके जाती तो मुझे डांट पड़ती ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि पापा ने बताया तो था कितनी कितनी सब चीज़ें डालनी होती है, तो मैंने उसके अंदर और चाय डाल दी, और पानी डाल दिया, और दूध डाल दिया, और चीनी भी डाल दी। मैंने क्या किया, मैंने सब चीजें और डाल दी। मैं ये नहीं समझ पाई कि जब इवेपोरेशन हुआ और पानी चला गया, ठीक है, सल्यूट पे कोई असर नहीं हुआ है, सल्यूट पड़ा है, चीनी अभी भी पड़ी है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सब चीजें और डाल दी और मैंने फिर से चाय बना दी। और मैंने जब फिर से चाय बनाई तो उसको लेके मैं अपने पापा के पास गई। अब मेरे पापा ने जब चाय पी तो मेरे पापा इतना ज्यादा फर्स्ट सिप लेते ही बोलते कि बेटा घर में चीनी बची है कि खत्म हो गई क्योंकि वो बहुत ही मीठी चाय थी, ठीक है। तो यहाँ से इस पूरी कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जब आपका इवेपोरेशन होगा, मान लो इवेपोरेशन हुआ, पानी खत्म हो गया, तो सॉल्वेंट हट गया, लेकिन सल्यूट की अमाउंट उतनी ही थी। अब मैं अगर सिर्फ और पानी और दूध डाल देती ना तो मेरा सॉल्वेंट जो था, मेरा जो सॉल्वेंट था उसकी अमाउंट बढ़ जाती। सल्यूट तो अभी भी उसके अंदर है, चीनी तो अभी भी उसके अंदर है, मुझे और चीनी डालने की जरूरत नहीं थी, है ना। यस, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहती थी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो आप सॉल्वेंट और डालते हो, सल्यूट और नहीं डालते हो, ठीक है। ओके, अब अगर आपको ऐसे समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ दिखाना चाहूँगी। देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है हमारे पास में, ये रहा आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़। अब देखो, जब आपके पास में सिर्फ सॉल्वेंट है, अभी मेरे पास सिर्फ पानी है, सॉल्वेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मोलारिटी कैलकुलेट करना चाहूंगी तो इसकी मोलारिटी क्या आएगी मैम, 0 आएगी, क्योंकि सल्यूट के मोल्स तो है ही नहीं, ठीक है। ये बेटा मोलारिटी कैलकुलेट करता है, तो इसको उठा के अगर मैं यहाँ लाऊंगी तो मोलारिटी कुछ नहीं आ रही है, मोल्स पर लीटर में कोई मोलारिटी नहीं आ रही, 0 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर सल्यूट डाला। अब मैं 1/2 लीटर वॉल्यूम में कुछ सल्यूट डाल दिया मैंने, तो इसकी कुछ मोलारिटी आ जाएगी। देखो 1.2 मोलारिटी आ गई अब इसकी, क्योंकि अब ये एक सोल्यूशन बन गया है, मोल्स पर लीटर में इसने मोलारिटी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब मैं ये करती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं वॉल्यूम को सेम रखती हूँ। अब आप खुद सोच के बताना, अगर मैं वॉल्यूम को सेम रखूंगी तो बेटा और सल्यूट और डाल दूंगी, अगर मैं वॉल्यूम को सेम रख रही हूँ और सल्यूट और डाल दूंगी तो मोलारिटी पे क्या फर्क पड़ेगा मैम। अगर वॉल्यूम सेम है और सल्यूट क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मोलारिटी जो होता है वो मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर मैं ये वाली चीज को सेम रख रही हूँ और ये बढ़ाऊंगी, ये कांस्टेंट है अगर, और ये बढ़ाऊंगी तो मोलारिटी भी बढ़ेगी, यानी कि मैम कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी। तो मैं और सल्यूट डालती हूँ, देखो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। अब देखो और सल्यूट डाल दिया मैंने, तो 1.2 से 2.5 हो गई। तो बिल्कुल जब सेम वॉल्यूम में मैंने सल्यूट डाला ज्यादा तो मोलारिटी बढ़ गई। अब मैं क्या करती हूं, अब मैं डाइल्यूशन करूंगी, अब मैं सल्यूट सेम रखूंगी और सॉल्वेंट और ज्यादा डाल दूंगी। तो अब मैंने सॉल्वेंट और ज्यादा डाल दिया, तो जब मैंने सॉल्वेंट और ज्यादा डाला तो आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए मैम, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जानी चाहिए। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, बिल्कुल 2.5 या कुछ थी, उससे अब 1.8 आ गई। देख रहे हो, बिल्कुल मैम कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेटा मैं इस पूरे सोल्यूशन में से कुछ सोल्यूशन को बाहर निकाल दूं
तो क्या कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? जब मैंने पूरे सोल्यूशन में से कुछ सोल्यूशन बाहर निकाला तो मैंने सोल्यूट भी बाहर निकाला, सॉल्वेंट भी उतना ही बाहर निकाला। तो बेटा जब आप इक्वल अमाउंट निकाल देते हो तो कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है। आई होप आपको ये समझ आया कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यस। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। तो अब हमें ये समझ आ गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन करेंगे और चीजें समझेंगे। क्वेश्चन कहता है दैट what volume of H2O should be added to 250 ml 2 molar NaOH solution so that molarity is reduced to 0.5 molar। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में मैं आपको डाइल्यूशन का फॉर्मूला भी बता दूंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कैसे करेंगे मैम हम इस क्वेश्चन को? देखो आपके पास में है कहा कि क्या वॉल्यूम ऑफ H2O शुड बी एडेड टू 250 ml ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन। आपके पास में पहले एक सोल्यूशन था, ये आपके पास में एक सोल्यूशन था, इसकी मोलारिटी आपको 2 मोलर दी हुई है और इसकी वॉल्यूम आपको 250 ml दी हुई है। उसने बोला कि इसके अंदर आपने कुछ वॉल्यूम कुछ वाटर डाला, मतलब कि मैंने एक सोल्यूशन बनाया 2 मोलर 250 ml। ठीक है, फिर आप में से एक शैतान बच्चा आया और उसने क्या किया, उसने और पानी डाल दिया, कर दिया सारा काम खराब। अब मेरे को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि नई मोलारिटी क्या हुई, क्योंकि ये तो बदल गया बिल्कुल। तो बेटा आपका अब पानी डालने के बाद में लेटर से कुछ V वॉल्यूम आपने पानी डाला, V ml आपने पानी डाला, तो जो नया सोल्यूशन बना होगा उस सोल्यूशन में कुछ तो मोलारिटी बनी होगी। वो मोलारिटी आपको क्या बोली गई है? सोल्यूशन सो दैट द मोलारिटी इज रिड्यूस्ड टू 0.5 मोलर। तो उसने आपको फाइनल सोल्यूशन की मोलारिटी भी दी हुई है 0.5 मोलर। आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम आपने वाटर का ऐड किया है। सोचो, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। सोचो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद सोचो, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना। अब मैं बताती हूं कैसे करेंगे। मेरे को पता है कि ये वाले सोल्यूशन में 2 मोलारिटी और 250 ml था, तो मेरे मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होंगे वो कितने होंगे? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलारिटी है 2, वॉल्यूम है 250 ml। ठीक है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर लो चाहे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये 1, ये 2, तो 1/2 मोल्स जो हैं वो आपके पास में सोल्यूट के आ गए। ठीक है, तो जब किसी शैतान बच्चे ने आकर यहाँ पर पानी डाला, तो क्या उस शैतान बच्चे ने सोल्यूट के ऊपर कोई असर डाला? नहीं। तो मुझे इतना पता है कि जो मेरे मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे हैं वही मेरे मोल्स ऑफ सोल्यूट इस वाले केस में भी है, यानी कि मेरे सोल्यूट के मोल्स 1/2 ही हैं, राइट। एंड आई नो दैट दिस इज इक्वल टू न्यू मोलारिटी, ये जो मेरी नई वाली मोलारिटी है ये, इनटू फाइनल वॉल्यूम। जो मेरा फाइनल मोलारिटी और फाइनल वॉल्यूम है उसके इक्वली होंगे ये मोल्स भी। अब ये वाली मोलारिटी भी मुझे पता है, ये वाली मोलारिटी भी मुझे पता है, क्वेश्चन में दी हुई है 0.5। तो यानी कि आई कैन से दैट 1/2 इज एक्चुअली इक्वल टू 0.5 क्या होता है? 1/2 ही होता है, 1/2 इंटू V फाइनल, है ना? ये बात समझ आ रही है? तो मैम आपका जो V फाइनल आ गया वो कितना आ गया? 1 लीटर आ गया, 1 लीटर आ गया, यानी कि 1000 ml आ गया। समझ आ रही है? हाँ। अब ये जो आपका V फाइनल है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा मैम फाइनल आंसर 1000 ml ही है। बेटा फाइनल आंसर 1000 ml नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से 250 ml तो पड़ा था ना, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना वॉल्यूम H2O शुड बी एडेड, कितना वॉल्यूम H2O ऐड हुआ है, कितना वॉल्यूम ऐड हुआ है। यानी कि ये जो V फाइनल है ना, ये एक्चुअली आपके इनिशियल वाले वॉल्यूम 250 प्लस जो आपने पानी डाला था उसके इक्वल है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1000। तो आपकी जो V वॉल्यूम आ गई वो आ गई 750 ml। ये कितनी आ गई? 750 ml। तो ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। बहुत सारे बच्चों का 1000 ml आ गया होगा, लेकिन
वो ये वाला कॉन्सेप्ट भूल गए। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ठीक है, यस। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताती हूँ जो आपको आपकी बुक्स में मिलेगा, ठीक है। चलो, अब बुक्स में आपको क्या बोला जाएगा कि आपके पास में एक सोल्यूशन है जिसकी M1 मोलैरिटी है और V1 वॉल्यूम है, ठीक है। आपने इसका डाइल्यूशन किया, इसमें कुछ V2 वॉल्यूम ऐड की, आपने कुछ V2 वॉल्यूम ऐड की, ठीक है। और आपका जो फाइनल सोल्यूशन है, ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन, इसकी मोलैरिटी जो है लेट अस से M2 है। बेटा इसको ऐसे करो, V वॉल्यूम ले लो और ये जो वॉल्यूम है इसकी V2 होगी। तो यहां पर मुझे क्या समझ आया, इनिशियली कोई M1 V1 सोल्यूशन था, M1 मोलैरिटी थी, V1 वॉल्यूम थी, फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है और मैंने कुछ V वॉल्यूम ऐड किया है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा, तो यहां पर मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसे हम N1 से रिप्रेजेंट करेंगे वो किसके इक्वल होगा, मोलैरिटी M1 इंटू वॉल्यूम V1 के। अब आपने जब वॉल्यूम ऐड की, डाइल्यूशन किया, तो क्या आपने सोल्यूट ऐड किया, नहीं। तो यानी कि जो यहाँ पे सोल्यूट है, सोल्यूट के मोल्स हैं, वही सोल्यूट के मोल्स यहाँ पर भी हैं। यानी कि आई कैन से दैट यहाँ पर जो सोल्यूट N2 है जिसका वैल्यू M2 इंटू V2 है, एक्चुअली N1 जो है वो N2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो सोल्यूट तो आप एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं कर रहे, तो जो मोल्स यहाँ पे हैं वही मोल्स यहाँ पे भी होने चाहिए। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट N1 इज इक्वल टू M1 V1, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू M2 V2। और ये फॉर्मूला आपको बहुत सारी जगहों पे, बहुत सी बुक्स में मिल जाएगा, NCERT में भी आपको यही फॉर्मूला मिलेगा जिसे लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहा जाता है, इसे लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहा जाता है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, यस। तो आई होप आपको लॉ ऑफ डाइल्यूशन भी क्लियर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है और इसके साथ मोलैरिटी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, विच इज योर मोलैलिटी कॉन्सेप्ट। अब हम मोलैलिटी पर चलेंगे बेटा। अब कहोगे अभी तो मोलैरिटी पढ़ा था R और अब मोलैलिटी, तो बेटा है तो फर्क सिर्फ इतना ही, R और L का, लेकिन कहानियां बदल जाती हैं, सारी कहानियां बदल जाएंगी, ठीक है। तो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, और मोलैलिटी को डिफाइन किया जाता है एज moles of solute present per kg of solvent। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोलैरिटी में पर लीटर ऑफ सोल्यूशन था, यहां पे है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो लाइन है इसको आपको ध्यान रखना है, दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस, वहां पे सोल्यूशन था, यहां पे सॉल्वेंट है, ठीक है, यस। तो चलो मैम इतना समझ आया। अगर इतना समझ आया तो बेटा अगर मैंने आपको बोला यू हैव 3 मोलल, अब स्मॉल m का मतलब होता है मोलल, तो 3 मोलल एक्वस NaOH सोल्यूशन, तो आप क्या कहोगे, आप इसको रीड कैसे करोगे, इसका मतलब क्या होगा, अब आप मुझे वो बताएंगे। तो 3 मोलल एक्वस NaOH सोल्यूशन आप पहले अपनी नोटबुक्स में खुद से लिखो। मैम इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 3 मोल सोल्यूट है NaOH, तो 3 मोल NaOH प्रेजेंट है, कितने, 1 kg। बेटा इस बार आपका सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, और आपका एक्वस NaOH में सॉल्वेंट क्या होगा, अगर एक्वस वर्ड आ रहा है तो मैम वाटर होगा। तो 3 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 kg वाटर में, 1 kg वाटर में, ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से रीड करना है, ठीक है। अब इसके लिए अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज एक और समझनी है वो क्या है, समझो, मास ऑफ सोल्यूशन। तो आपका जो मास ऑफ सोल्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू
मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके ही तो सोल्यूशन बनता है। तो मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है कि जो मास ऑफ सोल्यूशन होता है वो हमेशा मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि सोल्यूशन का मास कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में सोल्यूशन का मास कितना होगा, तो आप कैसे बताओगे। यहां पर मेरा NaOH सोल्यूट है, तो मास ऑफ NaOH जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, मैम जब आपको मास निकालना होता है ना, इसका मतलब होता है मोल्स इनटू मोलर मास। आई होप आपको इतना क्लियर है बेटा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। मोल्स है आपके पास 3 और बेटा मोलर मास NaOH का हम बहुत बार निकाल चुके हैं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए 40 ग्राम्स पर मोल होता है। तो मैम 3 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 4 3 12 120 ग्राम्स। ठीक है, आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा, 1 kg यानी कि मैम 1000 ग्राम्स। तो सोल्यूशन का मास कितना होगा, तो मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट NaOH का मास 120 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 विच इज इक्वल टू 1120 ग्राम्स। तो अगर आप एक चीज जानते हो तो आप 10 अलग अलग चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरीके से आपको इसे करना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने, अच्छा सॉरी, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मोलालिटी का फॉर्मूला भी तो निकालना है। ये तो हम रीड करना सीख गए मोलालिटी को, अब हमें फॉर्मूला भी निकालना सीखना है। मोलालिटी क्या होगा बेटा, मैम मोलालिटी का स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका फॉर्मूला बहुत आसान होगा। क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। तो अब आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे कोई यूनिट पूछ ले मोलालिटी की तो वो क्या होगी, ऊपर मोल्स हैं तो मैम मोल पर केजी, मोल पर केजी जो होती है वो आपकी मोलालिटी की यूनिट होती है। तो यानी कि यहां से आप बोल सकते हो दैट मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब इसका बेटर फॉर्मूला निकालते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू, मोल्स क्या होते हैं पहले यहां लिख लो, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैम गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू अब जनरली मास जो होता है वो बेटा सॉल्वेंट जो मास जो होता है वो हमेशा ग्राम्स में दिया होता है। तो आपका जो मास होगा सॉल्वेंट का ग्राम्स में 1000 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं, WS क्या है, मास ऑफ सोल्यूट केजी में, सॉरी ग्राम्स में, मोलर मास होगा सोल्यूट का, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये भी होगा ग्राम्स पर मोल में। ठीक है, कोई इशू नहीं है। W सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, मास होगा सॉल्वेंट का किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, ये है आपके पास में। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा WS इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब बेटा ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको याद कर लो, रट लो, तो कितनी बार अप्लाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको ये पता है
तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऑलवेज ट्राई कि यहां तक चीजें समझें, ये वाला फॉर्मूला ना रटें, ठीक है। यस, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये आप नोट कर सकते हो, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब आपको इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करना है, ठीक है। तो ट्राई करो, तब तक मैम पानी पी रही है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 grams of NaOH is added to 100 ml of water। 4 ग्राम NaOH है जो 100 ml वाटर में ऐड हुआ है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो बेटा अगर मैं मोलालिटी की बात करूं तो मोलालिटी जो होता है वो तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है केजीज में, है ना। हाँ मैम, हम NaOH के मोल्स निकाल लें? चलो निकाल लेते हैं, क्योंकि NaOH क्या है यहाँ पे हमारा सोल्यूट है, इतना तो हमें क्लियर है। चलो बेटा मैम, मोल्स ऑफ NaOH जो होंगे वो कितने आ जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है हमारे पास 4 ग्राम्स और मोलर मास हमें पता है कि 40 ग्राम्स पर मोल होता है। हमें मत बताओ, हमें याद है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 40, दिस विल बी 1/10। वेरी गुड यार। आगे बोलता है दैट इट इज एडेड टू 100 ml वाटर। अब आपके पास में वॉल्यूम है वाटर की, और वाटर यहाँ पे आपका क्या है बेटा? सॉल्वेंट है, ये समझ आ रहा है, ठीक है मैम। तो ये हमारा सॉल्वेंट है और ये 100 ml वॉल्यूम हमें दी हुई है, लेकिन मुझे तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम नहीं चाहिए, यहाँ पे तो मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए। कैसे निकालूं मास? मुझे तो नहीं आता, लेकिन बच्चा पार्टी को आता है। बच्चा पार्टी कहती है मैम डेंसिटी नहीं दिखाई दे रही क्या आपको? बिल्कुल दिखाई दे रही है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, और बेटा इसका मतलब है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब अगर ये 1 है तो जो मास होगा वही वॉल्यूम के इक्वल होगा। मास किस में? ग्राम्स में, और वॉल्यूम किस में? मिलीलीटर्स में। तो यानी कि मैम जो आपका 100 ml वॉल्यूम है ना वाटर की, इसका मास भी 100 ग्राम्स ही होगा। बहुत बढ़िया। बस अब क्या है, अब तो मोलालिटी निकल गई। मोलालिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम्स है, लेकिन उसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो 100 को मैम 1000 से डिवाइड कर दो, केजी में हो जाएगा। 2 डेसिमल ये कट गया, ये हो जाएगा 1/10, यहाँ पे आ जाएगा 1/10, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 1 मोलल। अरे भाई मोलालिटी जो है वो आ गई आपकी 1 मोलल। तो इस तरीके से आपको मोलालिटी निकालनी थी। बहुत ही इजी थी, बहुत ही आसान था, सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब आप लोग बहुत खुश हो रहे होगे ना कि एक ही तो क्वेश्चन है मैम, एक टॉपिक पढ़ाया फिर एक क्वेश्चन किया, बस ऐश है। नहीं, प्रैक्टिस शीट आने दो, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन करने हैं। रुको 2 मिनट, अभी तुम्हें होमवर्क मिलेगा ना तब पता लगेगा। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत होमवर्क दूंगी ताकि हर चीज़ ना यहाँ पे सेट हो जाए, ठीक है। यस, तो चलो अब हम ना टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब ये है कि अभी तक हमने 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है मोलारिटी और एक हमने पढ़ा है मोलालिटी, राइट। यस, तो बेटा मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस से ये बताना चाहती हूँ कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। यस, तो दोनों को समझने के लिए अगर हम मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी जो होता है ना मैम, वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम किसकी? सोल्यूशन की, लीटर्स के अंदर, ठीक है। ओके, और जो मैम मोलालिटी होता है, स्मॉल m, छोटे m वाला मोलालिटी, वो होता है मैम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा बहुत ध्यान से ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन मत लिख देना प्लीज, ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके सामने आ गई हैं। ओके, तो मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ये बताती है कि इन दोनों में से अगर मैं आपको बोलूं, मैं बता रही हूं सिर्फ, आप मुझे उसके आगे का रीजन देना, ठीक है। मैं बोलती हूं कि ये जो आपका मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट,
ठीक है। और जो आपका मोलालिटी स्मॉल m वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों है, काहे है भाई ऐसा, बताओ क्यों है ऐसा, क्यों वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब इसका रीजन समझते हैं बेटा। मतलब कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो मोलारिटी जो आपने कैलकुलेट की होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दूसरे टेम्परेचर पे मोलारिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, वो चेंज हो सकती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन जो आपका मोलालिटी है वो आपने अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजर कर लिया तो आपके दूसरे पे भी वो सेम ही होगा, ठीक है। इतना अगर आपको समझ आया तो अब हम इसका रीजन समझते हैं। क्योंकि अगर आप मोलारिटी का कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसमें एक वॉल्यूम का टर्म आता है ना। और बेटा वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। अब मान लो अगर आपके पास में वाटर है तो जब टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो हो सकता है ना कि उस वाटर का कुछ इवेपोरेशन हो जाए, है ना। तो अगर उसका इवेपोरेशन हो जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो मोलारिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं दैट जो जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का फैक्टर आएगा, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का फैक्टर आएगा वो आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी ही करेगी। और क्योंकि अगर आप मोलालिटी के कॉन्सेप्ट में देखो तो यहाँ पे भी मास है, मास ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे मास ऑफ गिवन मास ऑफ सल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी मास ही है। यानी कि सारी की सारी चीजें मास की टर्म्स में है। और टेम्परेचर चेंज होने पे मास पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका अभी मास मान लो 48 ग्राम्स है और 48 ग्राम्स हो रही हूँ, 48 केजीज है, और उसके बाद में जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज हुआ वो 46 केजी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। यस, तो मतलब कि मास जो होता है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, और क्योंकि मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है तो इसीलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अब इससे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, हमेशा याद रखना। वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम का फैक्टर आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम का फैक्टर नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो अब आगे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आप मुझे बताओगे कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यस, आगे बढ़ने से पहले मैम आपको एक सवाल देना चाहेंगी, आपको एक सवाल देना चाहेंगी बेटा। ये है आपका अब होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन जरा कर दीजिएगा, हाँ यही लिख दें, यही आएगा क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है दैट फाइंड आउट द मोलालिटी यानी कि स्मॉल m की बात कर रही हूं, ऑफ प्योर वाटर, 1000 grams of H2O, ठीक है। आपके पास में 1000 ग्राम्स ऑफ प्योर H2O है, आपको उसकी मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल जैसे हमने मोलालिटी कैलकुलेट किया था वो कॉन्सेप्ट यूज करके मुझे बता देना कि क्या आएगी आपकी मोलालिटी। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो चलिए, होमवर्क का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब हम हमारे अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आ गए हैं, विच इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट एक्चुअली होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब है दैट you have mass and this is volume and ये हो गया परसेंट। concentration term is here। अब समझो इसका मतलब, मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपके पास में एक पर्टिकुलर मास होगा सल्यूट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, क्योंकि आप परसेंट निकाल रहे हो। अब पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दिस मीन्स दैट मास ऑफ सल्यूट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं बेटा कि यहां पे हमेशा मास ग्राम्स में लेना है, और जहां जहां पे वॉल्यूम आए वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लेनी है, वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लेनी है। बार बार बोल रही हूं, वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लेनी है। तो मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की, बहुत साफ सुथरे अक्षरों में लिखा जा रहा है सॉल्यूशन, और वॉल्यूम होगी मिलीलीटर्स के अंदर। यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब तो समझाओ, तो बेटा इसका मतलब ये होता है दैट मास ऑफ सॉल्यूट in grams present per 100 grams of mass by volume है क्या, per 100 ml of solution, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास में कितना मास है सल्यूट का ग्राम्स के अंदर जो पड़ा है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब है कि मैम अब आप हमें एक छोटा सा कुछ पार्ट देंगे जिसको हमें इंटरप्रेट करना होगा, तो चलिए इंटरप्रेट कीजिए। अगर मैं आपको बोलती हूं दैट यू हैव 30% मास बाय वॉल्यूम एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो इससे आप क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। अगर आपको किसी ने ये दे दिया तो आप यहां से क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। आप पता लगाएंगे कि मैम एक्वस बोला है तो मतलब मेरा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, और जो मेरा सल्यूट है वो मेरा सल्यूट H2NaOH है, ठीक है। दूसरा मैम मैं बोल सकता हूं या बोल सकती हूं कि 30% मास बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 30 ग्राम NaOH जो है, क्योंकि NaOH मेरा सल्यूट है, तो 30 ग्राम NaOH जो है वो प्रेजेंट है मैम 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो बेटा आप जो इंपॉर्टेंट चीज यहां समझने वाले हो, यहां पे 100 ml वाटर नहीं आएगा, यहां पे 100 ml सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन सल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो 30 ग्राम NaOH आपके पास प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। आप ये चीज यहां से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो इसी तरीके से अगर आपको खुद ट्राई करना है तो मैं आपको बोलती हूं ये खुद ट्राई करना, फाइंड आउट करने का दैट यू हैव 20% मास बाय वॉल्यूम एक्वस HCl सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको खुद से करना ट्राई, जैसे ऊपर वाला इंटरप्रेट किया वैसे ये वाला इंटरप्रेट करना है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास में ऐसा ही एक और आ चुका है विच इज मास बाय मास, ठीक है। तो अब मास बाय मास खुद से डिफाइन करो, मैं ही क्यों करूं सारा काम, करो, लिखो, वीडियो को पॉज करो और पहले खुद लिखो, ठीक है। यस, ओके। तो अब मास बाय मास से क्या होगा मैम, हमें इतना तो समझ आ रहा है। इसका मतलब है कि मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100। अब देखो मास बाय मास है तो सल्यूट का भी मास होगा और सॉल्वेंट का भी मास ही होगा, और मास हमेशा ग्राम्स में लेना है। तो मैम मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे भी सॉल्यूशन ही आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है मैम। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब आप क्या करोगे, अब हमें ना आपका हर एक स्टेप भी पता है। अब आपने हमें ये बता दिया, अब आप हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का वो लिख के दोगे परसेंटेज, और फिर पूछोगे कि इससे क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, है ना। बहुत स्मार्ट हो यार आप लोग। तो इसका मतलब है, अब मैम बोलेंगी दैट यू हैव 30% मास बाय मास H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। अब आपके पास में 30% मास बाय मास H2SO4 सोल्यूशन है, तो आप इससे क्या समझ सकते हैं मैम, इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में 30 ग्राम्स है, हमारे पास में 30 ग्राम्स है H2SO4 जो प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है। इतना मैम हम समझ पा रहे हैं। अगर बेटा आपके पास में H2SO4 भी है, आपके पास में सोल्यूशन का भी मास है, तो मेरे पास मास ऑफ H2SO4 यानी कि सोल्यूट का मास है 30 ग्राम्स, मेरे पास में मास है सोल्यूशन का भी 100 ग्राम्स।
तो यहां से एक और क्या चीज निकाल सकते हो, क्या फाइंड आउट कर सकते हो? मेरा खुराफाती दिमाग कहता है कि हम सॉल्वेंट का मास भी यहां से निकाल सकते हैं। हमें पता है दैट मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूशन है 100 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट है 30 ग्राम। तो मैम मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकलवा दो, हमें आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो का आ जाएगा, दैट विल बी 100 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 70 ग्राम्स। देख रहे हो कितनी सारी चीजें निकाल दी यार, वाओ अमेजिंग है ना, अमेजिंग। ठीक है मैम, इतना क्लियर हो गया है? अगर इतना क्लियर हो गया है, सीधी है क्या? मैं स्ट्रेट लाइन वाले आइकन को यूज करके भी स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकती हूँ, देख रहे हो आप लोग क्या होगा मेरा। तो ये आ गया आपके पास में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। तो बेटा मास बाय मास परसेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट। तो यहां मैम लिख दो मास ऑफ सल्यूट, किसमें? ग्राम्स में। डिवाइड कर दो मैम मास ऑफ सॉल्यूशन से, किसमें? ग्राम्स में। इनटू कर दो मैम 100। ओके, इनटू कर दिया मैम ने 100। तो ये आ गया आपके पास में मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, यस। तो फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज कीजिए, अगर आपको ये दिया हुआ है तो इससे इंटरप्रेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैम आपने हमारे लिए एक बहुत अच्छा सा सवाल लिख रखा है, तो क्या हम इस सवाल का जवाब दें? बिल्कुल दोगे भाई, तुम ही दोगे और कोई नहीं आएगा यहाँ पे जवाब देने। तो जवाब देने के लिए सवाल को पढ़ना पड़ेगा और वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। सवाल कहता है दैट फाइंड द मास परसेंट ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ KCl which is dissolved in 30 grams of H2O to form an aqueous solution। ठीक है, यस। तो मैम इसका मतलब है कि जो KCl है वो मेरा सल्यूट है, तो KCl क्या है आपका? सल्यूट है। ठीक है, और वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट है। एंड मैम आपने हमें बोला है दैट हमें मास परसेंट निकालना है। मैम मास परसेंट का मतलब क्या होता है? बेटा मास बाय मास परसेंट अगर कभी दिया हो तो उसका मतलब होता है मास बाय मास परसेंट। एक्सेंट ही बदल दिया मैंने अपना, मास बाय मास परसेंट। ठीक है, तो चलिए मैम हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मास बाय मास परसेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ग्राम्स में, इनटू 100। तो मैम सल्यूट का मास तो हमारे पास है कितना? 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स, तो मैम ने यहाँ पे लिख दिया 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय। क्या आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूशन है? क्या मैं यहाँ पर 30 लिख दूं? ऐसा घनघोर पाप मत कीजिएगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट से। मास ऑफ सॉल्यूट आपको 20 दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपका वाटर है वो आपको 30 दिया हुआ है। तो यानी कि मैम जो टोटल मास आएगा सॉल्यूशन का वो 50 ग्राम्स होगा। तो आप 20/50 इंटू 100 करेंगे और फिर ये 1 और ये 2, और मैम इतना आसान सवाल अगर आप हमें देंगे तो फिर हम 1 सेकंड में कर देंगे। 40% आपका आंसर आ चुका है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। तो इसमें मैं कुछ समझाऊं? सल्यूट का मास दिया हुआ था, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ था, सॉल्यूशन का मास चाहिए था, तो सॉल्यूशन का मास निकाला, फॉर्मूला में पुट किया और आंसर निकाल दिया, है ना। यस, तो चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपके सामने एक और परसेंट आ गया है which is वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अगर पहले 2 समझ आ चुके हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पॉज कीजिए और सारी चीज़ें खुद ही लिख दीजिए, ठीक है, और फिर बस क्रॉस चेक कर लीजिए। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या कहता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कहता है दैट वॉल्यूम, अब बेटा वॉल्यूम किस में होगी मुझे बस इतना बता दो। मैंने कहा हर बार वॉल्यूम मिलीलीटर्स में होगी, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
बस इतनी सी तो बात थी। ओके मैम, अब मैम हमें फटाफट कुछ इंटरप्रेट करने के लिए दे दीजिए, क्योंकि अब आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई हैं, अब हमें पता है कि आप क्या देने वाली हैं। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस एक्स सोल्यूशन। करो करो आप इसको। इसका मतलब है दैट यू हैव 20 ml ऑफ x in 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, चलो मैम इतना हमें क्रिस्टल क्लियर है। अगर इतना क्रिस्टल क्लियर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वॉल्यूम में भी सारी सेम चीजें अप्लाई होती हैं, कि अगर आपके पास में क्या बता रही थी मैं, हाँ, वॉल्यूम में भी अप्लाई होता है कि जो वॉल्यूम होती है आपके सोल्यूशन की वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप मास को ऐड करके निकालते हैं वैसे ही आप वॉल्यूम को भी ऐड करके आंसर निकालेंगे। ओके, बहुत बढ़िया बच्चा, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को वॉल्यूम परसेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर हमें ये चीजें क्लियर हैं तो हम एक सवाल कर लेंगे। तो सवाल कीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। सवाल कहता है दैट फाइंड द वॉल्यूम परसेंट मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन से निकालना है। फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ KOH विद 35 ml ऑफ वाटर। तो मैम ये है हमारा सोल्यूट और ये है हमारा सॉल्वेंट, लेकिन हमें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए वॉल्यूम चाहिए सोल्यूट की और वॉल्यूम ही चाहिए सोल्यूशन की। ये चाहिए मिलीलीटर्स में, ये भी चाहिए मिलीलीटर्स में, और इसे 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैम अभी हमारे पास में सोल्यूट की वॉल्यूम तो है कितनी, 15 ml डिवाइडेड बाय, लेकिन मैम सोल्यूशन की वॉल्यूम नहीं है, तो सोल्यूशन की वॉल्यूम निकाल लो बच्चे। सोल्यूशन की वॉल्यूम होगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की वॉल्यूम है 15 ml प्लस सॉल्वेंट की वॉल्यूम 35 ml, ml आपकी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, तो मैम इसको हम 50 से और यहाँ पे हम 100 कर देंगे तो अगेन ये 2 हो गया। तो मैम 30% जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट जो है वो 30 आ गई है। तो बस आपको इतनी सी चीजें ध्यान रखनी है। सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना सीख जाओ, कहानियां बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो अब आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ गया है, तो अगर आप समझ गए हैं तो आप इस सवाल को प्लीज कर दीजिए। सवाल कहता है दैट 40 ग्राम्स ऑफ NaOH, 40 ग्राम NaOH डिजोल्व है 100 ml पानी में। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्ड, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अगर मुझे मास परसेंट निकालना है, यानी कि मुझे मास बाय मास परसेंट निकालना होगा, तो बेटा कुछ कुछ चीजें इंटरप्रेट करनी पड़ती हैं, तो कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब है दैट मुझे मास चाहिए सोल्यूट का, मुझे मास चाहिए सोल्यूशन का, ये भी ग्राम्स में चाहिए, ये भी ग्राम्स में चाहिए, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है दैट मास ऑफ सोल्यूट, ये बेटा आपका सोल्यूट होगा, तो मैम 40 ग्राम्स तो है मेरे पास, डिवाइड करना है मुझे किससे, सोल्यूशन से। तो सोल्यूशन मेरे पास में बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास में 100 ml वाटर है, आपके पास में 100 ml वाटर है, और आपको डेंसिटी जो है वो वाटर की 1 ग्राम पर मिलीलीटर दी हुई है। तो यानी कि आपको मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए पहले मास ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, और ये वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है ना। तो इसका मतलब है मैम डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है तो यानी कि मास जो होता है वो वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। अब अगर 100 ml मेरे पास में पानी है तो मैम उस पानी का मास जो होगा वो भी 100 ग्राम ही होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो मास आया है ना, ये क्या है आपके पास में, मास ऑफ सॉल्वेंट,
ये मास आया है आपके पास में सॉल्वेंट का, है ना। यस, तो मैम मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया हमारे पास में, मास ऑफ सोल्यूट भी है हमारे पास में, तो हम मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट का मास है मैम 40 ग्राम और सॉल्वेंट का मास हमने अभी निकाला इंटेलिजेंटली 100 ग्राम्स, तो मैम ये आ जाएगा 140 ग्राम्स। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, मास ऑफ सोल्यूशन इज 140 ग्राम्स, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, तो 2/7 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 200/7%। कैलकुलेट कर लेना, मुझे आता है 7 2s are 14, 14 ऐसे करके डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो, तुम निकालो तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है दैट कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 10% मास बाय मास ऑफ NaOH सोल्यूशन। तो बेटा इसका जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है ना वो क्या है, उसका आंसर आपको थ्योरी बेस्ड देना है। ठीक है, अपने तरफ से लिखना है। तो जो आप लोगों ने मैम की बात मान के एक नोटबुक बनाई होगी, ये होमवर्क क्वेश्चन होगा आपका, इसका आधा पार्ट मैम करेंगी, आधा पार्ट आप करेंगे। कहता राइट द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट गिवन टू अस। हमें क्या कॉन्सेंट्रेशन यूनिट गिवन है, मोलैलिटी गिवन है। ठीक है, आपको मोलैलिटी भी बताना पड़ेगा और आपको मास बाय मास को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर कहता राइट द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट टू बी अचीव्ड। अच्छा, ये बोलता आपको दिया क्या हुआ है मास बाय मास परसेंट, तो उसको समझा दो और उसके बाद में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे दो जो आपको फाइंड आउट करनी है, विच इज योर मोलैलिटी। ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज योर होमवर्क। जो ऊपर वाला पार्ट है उससे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी, उससे मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। हम अभी तक कहते थे ना कि मैम एक ही चीज के 4 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं। मान लो एक सोल्यूशन ले लिया तो आप उसकी मोलैरिटी भी निकाल सकते हो, आप उसकी मोलैलिटी भी निकाल सकते हो, आप उसका क्या निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो, आप उसकी मोलैलिटी निकाल सकते हैं मैम। ऑल्सो हम उनके मोल फ्रैक्शंस भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो बेटा वही चीज अब आप करने वाले हो, आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी हुई है और उससे आपको दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालनी है। अब अगर आपने फॉर्मूला रटा हुआ है ना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, और इसीलिए मैम बार बार स्ट्रेस कर रही थी कि फॉर्मूला नहीं रटना। अब देखो मुझे दिया हुआ है 10% मास बाय मास NaOH सोल्यूशन, तो इससे हम क्या पढ़ के समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में 10 ग्राम NaOH है और ये हमारे पास में 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है, इतना हमें पता है। आपके पास में सोल्यूशन का मास है, आपके पास में सोल्यूट का मास है, तो क्या आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल मैम, ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। अभी तक जो हम करते आ रहे थे वही चीज को यूज किया मैम ने। ठीक है, तो मैम मास ऑफ सोल्यूशन तो 100 है और सोल्यूट का मास 10 ग्राम है, तो यानी कि मैम 90 ग्राम क्या है मेरे पास में सॉल्वेंट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला है कि आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो बेटा मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें मोल्स चाहिए सोल्यूट के, सोल्यूट है NaOH, और हमें मास चाहिए सॉल्वेंट का kg के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया है, अब आपको सिर्फ मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेंगे, देखो अगर आपके पास में 10 ग्राम्स ऑफ NaOH है तो मोल्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे, 10 ग्राम्स है मेरे पास में गिवन मास। गिवन मास को डिवाइड करना होता है मोलर मास से, तो मैम इसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, 40 ग्राम्स पर मोल। कितनी बार निकाल चुके थे हम NaOH का मोलर मास, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये आ गया। दिस विल बी इक्वल टू 1/4। तो अब आपके पास में मोल्स भी हैं और आपके पास में वॉल्यूम मोल्स भी हैं और आपके पास में मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, तो आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो मोलैलिटी आएगी वो आ जाएगी मोल्स 1/4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट kg में। kg में है क्या, ये ग्राम्स में है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90/1000। एक जीरो से ये जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 100/4 × 9 विच इज इक्वल टू 100/36
मोलल। तो ये आपकी मोलालिटी आ गई क्या 100/36 मोलल जो है वो आपकी आ गई। इसको और सॉल्व कर लो, ये 50 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो बेसिकली 25/9 मोलल जो है वो आपकी मोलालिटी आ जाएगी। ठीक है, यस। तो इस तरीके से आप एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को रीड करना आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 1 मोलर NaOH सोल्यूशन गिवन डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ठीक है, तो बेटा अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, उसके बाद में आपको होमवर्क क्वेश्चंस में देने वाली हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में भी होंगे क्वेश्चंस, क्लास में यहाँ पे भी होमवर्क मिलेगा। कहीं भी आराम की सांस नहीं लेनी है तुम्हें, क्योंकि आप 12th में हो, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो चलो अब इस सवाल को करते हैं। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो और फिर मेरा अप्रोच देखना। कहता कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ, आपको स्मॉल m कैलकुलेट करना है और आपको मोलारिटी जो है वो 1 मोलर NaOH सोल्यूशन गिवन है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, दैट इज योर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, जो आपको 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर गिवन है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना उसको पहले ऐसे लिख लो। अब मैम मुझे ये दिया हुआ है, ये मुझे पढ़ना आता है, इसका मतलब है 1 मोल सल्यूट क्या है हमारे पास, NaOH है। फिर से तो 1 मोल मेरे पास NaOH प्रेजेंट है इन 1 लीटर सोल्यूशन, दिक्कत नहीं। 1 मोल सल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, यानी कि 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन में। अगर मैं मोलालिटी की बात करूं तो मोलालिटी के लिए मुझे मोल्स ऑफ NaOH चाहिए जो हमारे पास है 1 मोल, लेकिन मुझे मास चाहिए सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, आपके पास में सोल्यूशन की वॉल्यूम है, ऑल्सो आपके पास में सोल्यूशन की डेंसिटी है। तो क्या आप बेटा मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो अगर मास निकालना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं यहां से मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेती हूं। मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.2, वॉल्यूम है 1000, विच इज इक्वल टू 1200 ग्राम्स। ठीक है, हाँ 1200 ग्राम्स। अब बेटा आपको ना सॉल्वेंट का मास चाहिए, आपके पास में सोल्यूशन का मास है। अगर मैं कहीं से सल्यूट का भी मास निकाल लूं तो मैं सॉल्वेंट का मास निकाल सकती हूं, है ना। हाँ, आपके पास सल्यूट क्या है, NaOH, और मेरे को ये पता है NaOH का 1 मोल है। तो क्या आप मास ऑफ NaOH निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ NaOH जो होगा वो कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास से। कब से ये करते आ रहे हैं हम? तो मैम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 40 ग्राम्स हो गया ना आपका मास ऑफ सल्यूट। सल्यूशन का भी मास है, सल्यूट का भी मास है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सल्यूशन मिलता है। तो मैम मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा एज मास ऑफ सल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट विच इज NaOH, यानी कि 1200 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 तो मैम 1160 ग्राम्स जो है वो मेरे सॉल्वेंट का मास है। अब आपके पास में मोलालिटी निकालने के लिए हर एक चीज है। मोलालिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH। कितने हैं मोल्स ऑफ NaOH, 1, ठीक है 1, तो मैम 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मेरे पास ग्राम्स में है, 1000 से डिवाइड करके kg में कर दूंगी, तो 1160 डिवाइडेड बाय 1000, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1160, तो यानी कि 100/116 मोलल जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप निकाल लेना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देख रहे हो आपने कैसे मोलारिटी से मोलालिटी निकाल ली, अमेजिंग। यस, तो
ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर अब मैं डायरेक्ट बताती तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो इजी से हाई लेवल पे जाएंगे हम, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, तो कर लेंगे आप सॉल्व, मुझे पता है। अब बेटा हम जो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। अब मैम मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बेटा मोल और फ्रैक्शन दोनों को सुन के आपको समझ आ जाना चाहिए कि फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा कुछ। तो जब आपके पास में एक सोल्यूशन होता है एंड लेट अस से इसके अंदर आपके पास में दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। लेट अस से ए के आपके पास Na मोल्स हैं और बी के आपके पास में Nb मोल्स हैं, ठीक है। तो बेटा जो मोल फ्रैक्शन होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है एक सिंबल से जिसे कहा जाता है काय। क्या कहा जाता है? काय, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो होती है, अब वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो आप यहां से लिख सकते हो दैट इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स of one component to the total moles of all the components present in solution। ऑल्सो बेटा हर एक कंपोनेंट के लिए इट इज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच कंपोनेंट, ठीक है। तो यानी कि मैम दो कंपोनेंट्स हैं, मान लो मैंने आपके लिए दो कंपोनेंट्स बोले, तो हर एक कंपोनेंट की अपनी मोल फ्रैक्शन होगी। तो यानी कि अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करेंगे तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है? दो ही कंपोनेंट है तो दोनों के मोल्स का सम। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोल दे कि मोल फ्रैक्शन बी की कितनी होगी, तो आप कहोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं है मैम, मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूं वो ये है बेटा कि जब आप सारे के सारे कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी मोल फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो आपको हमेशा वैल्यू मिलती है 1। मतलब नहीं समझ आया? तो अब समझो, दो कंपोनेंट्स थे, दोनों की मोल फ्रैक्शन मैंने निकाल ली, तो मैं दोनों मोल फ्रैक्शंस को मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो करूंगी तो वो हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो दैट Na प्लस Nb जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा Na प्लस Nb से और टोटल वैल्यू जो है वो आएगी 1। यानी कि sum of all the mole fractions of all the components is always equal to 1। तो यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं that sum of mole fractions of all components of a solution is 1। देखो x से काय a प्लस काय b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी कि यहां से आप क्या बोल सकते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो वो क्या है, दैट इफ काय a प्लस काय b इज इक्वल टू 1, तो अगर आपको काय a पता है तो काय b क्या हो जाएगा 1 माइनस काय ऑफ a, राइट, 1 माइनस काय ऑफ a, राइट। अगर आपको किसी भी एक मोल फ्रैक्शन पता है और दो ही कंपोनेंट्स है तो दूसरा सब 1 में क्या 1 से उसको सबट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो, हर किसी के मोल फ्रैक्शंस का रेशियो निकाल लो। सबकी मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम आंसर
कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहता कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ मिक्सचर कंटेनिंग 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH एंड 1.8 ग्राम्स ऑफ H2O। आपके पास में दो ही कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक है आपके पास में NaOH और एक है आपके पास में वाटर इस सोल्यूशन के अंदर। तो आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो होगा वो कैसे आएगा, पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स निकालने होंगे, तो पहले मैं मोल्स निकाल लूं, ठीक है मैम, मोल्स निकाल लीजिए। तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएंगे, गिवन मास ऑफ वाटर विच इज 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास होता है बेटा 18 ग्राम्स पर मोल, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम्स पर मोल, प्लस हाइड्रोजन इज 1 into 2 टोटल आ गया 18, तो 18 ग्राम्स पर मोल होता है। दिस मीन्स दैट 1/10 जो है वो आ गए आपके मोल्स ऑफ H2O। सिमिलरली आप मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, क्या दिया हुआ है आपको, कितना मास दिया हुआ है, 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। तो अगर आपके पास में NaOH के 0.4 ग्राम्स हैं तो गिवन मास को डिवाइड करना होता है मोलर मास से, और मोलर मास होता है 40 ग्राम्स पर मोल। तो मैम ये हो जाएगा 40, यानी कि 1/100 जो है वो आपके मोल आ गए किसके, NaOH के। तो अब आप मोल फ्रैक्शन किसकी नहीं पूछ रहा है आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स थे तो दोनों का टोटल मोल्स का सम, ठीक है। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 1/10, और इसको 0.1 लिख लेते हैं, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 0.1 प्लस 0.01, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.11, यस, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1/1.1 और 10/11। तो मोल फ्रैक्शन जो वाटर की आई वो आ गई 10/11। अब हमेशा याद रखना मोल फ्रैक्शन 1 से कम ही आती है। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर आप नोट में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से कम ही आएगी। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलती कि प्लीज मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH भी बता दो, तो आप फिर से पूरा फॉर्मूला अप्लाई करते, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके भी आपका आंसर आ जाता। एक और तरीके से आपका आंसर आ सकता है अगर आप 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमें पता है कि इस सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स हैं, वाटर और NaOH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 10/11 विच इज इक्वल टू 1/11। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है वो 1/11 ही आएगी। अब बेटा अगर 3 कंपोनेंट्स होते तो तीनों कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन आप अलग अलग से निकालते और फिर तीनों के मोल फ्रैक्शंस का सम जो है वो 1 के इक्वल होता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने कंपोनेंट्स होंगे उतने कंपोनेंट्स की सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन जो है अब आपका होमवर्क होगा, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। आपको मोल फ्रैक्शन NaOH की कैलकुलेट करनी है इन 40% मास बाय मास एक्वस सोल्यूशन। तो कैसे करोगे, पहले 40% मास बाय मास सोल्यूशन को ओपन करके लिखोगे कि आप क्या क्या चीजें इससे फाइंड आउट कर सकते हो, फिर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे NaOH की जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। यस, अगर आपका आंसर आता है तो आपको मैम को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर बताना है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है तो आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास में एक और क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको जरूर कराऊंगी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको एकदम फ्रेश माइंड होना चाहिए। अब लेक्चर के एंड तक आते आते आप सब दिमाग खाली हो चुका होगा, राइट। आप बस ये सोचोगे कि कब मैम बस करो, कब छोड़ोगे आप हमारा पीछा,
है ना, नहीं छोड़ूंगी। क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे बेटा, ये करेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट क्लास के एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि वी नीड फ्रेश माइंड। अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर लेना। चलो, अब जो हमारा लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप कर चुके हो बिल्कुल उसी की तरह। जब हम परसेंट कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम मास बाय मास और वो चीजें कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तब था पर सेंट, तब क्या था? पर सेंट। अब क्या है? पर मिलियन। अब क्या है? पर मिलियन है। तो फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। ppm जो होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे परसेंट वाला फॉर्मूला था, मास ऑफ सल्यूट किसमें? ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सल्यूशन किसमें? ग्राम्स में, इनटू 100 ऐसे होता था। कब? जब मैम परसेंट होता था। अब बेटा पार्ट्स पर मिलियन है तो यहां पर इनटू 100 की जगह पे लगा दो 10⁶ मिलियन। बस इतना ही है, बस इतना ही है। जैसे परसेंट वाला फॉर्मूला था बिल्कुल वैसे ही चीज है, बस आपको यहाँ पे, वहां पे परसेंट था तो 100 था, यहाँ पे 10⁶ मिलियन हो जाएगा। इसका अब इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं यू हैव 10 ppm ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो आप इसको कैसे रीड करोगे बेटा? पहले खुद ट्राई करना, क्योंकि अब तो रीड करना सबको आ गया होगा। मैम पार्ट्स पर मिलियन 10 है, तो यानी कि वी हैव 10 ग्राम्स ऑफ NaOH जो हमारा सल्यूट है, ये प्रेजेंट है हमारा 10⁶ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। ये हमारा प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। पार्ट्स पर, अच्छा मैंने वो नहीं लिखा, दिस मीन्स दैट मास of solute in grams present in 10⁶ grams of solution, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई इशू नहीं है बेटा। बिल्कुल ऐसा ही एक और होता है which is your parts per billion। क्या होता है? ppb। इसे क्या कहते हैं? पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन मतलब 10⁹ तो क्या आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं मेरे लिए? प्लीज लिख दीजिए, प्लीज लिख दीजिए। बिल्कुल मैम हम लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा ppb का मतलब है मास ऑफ सल्यूट किसमें? ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ग्राम्स में, इनटू 10⁹ बस इतना ही डिफरेंस है, राइट। तो अगर आपको 10 ppb अगर कोई दे देता है NaOH सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब है दैट वी हैव 10 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 10⁹ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सिमिलरली बेटा, अब ये हमने मास की टर्म्स में देख लिया, उसी तरह से ppm और ppb जो होता है वो वॉल्यूम की टर्म्स में भी हो सकता है। तो वॉल्यूम जब लोगे तो वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लेना, 10⁹ मिलीलीटर वॉल्यूम पर 10⁹ मिलीलीटर सोल्यूशन। सेम तरह से वो वाला भी हो जाएगा, ठीक है। यस, तो ये आपका बिल्कुल परसेंट की तरह है। सिर्फ आपको ये देखना है कि सेंट बोला है, मिलियन बोला है या बिलियन बोला है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान चीज़ है, राइट। यस, तो अगर आसान है तो क्या आप एक सवाल करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए बेटा सवाल करते हैं। सवाल आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, तो करिए इस सवाल को। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ 10 ppm एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCO3। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इस सेशन को खत्म कर देंगे, हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली है, ठीक है। तो चलो, अब ये क्या कहता है दैट कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ 10 ppm एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCO3। तो मैम 10 ppm एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि मेरे पास 10 ग्राम्स है सल्यूट क्या है आपका? CaCO3 प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में,
ठीक है। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मास परसेंट कैलकुलेट करना है। मास परसेंट का मतलब है आपको मास बाय मास परसेंट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है दैट यू नीड मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स के अंदर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम्स के अंदर इनटू, देखो बेटा मास परसेंट है, सेंट होता है तो मैम हमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, यानी कि कोई चीज पीपीएम में आपको दी थी उसको आपको पर मिलियन में दी थी, पर सेंट में कन्वर्ट करनी है, ठीक है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, यही तो है सॉल्यूट, इसका 10 ग्राम मास दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन इनटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3 अपॉन 10⁻6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻3 विच इज इक्वल टू 10⁻3%। तो ये आ गया आपका मास परसेंट। कितना आसान था, कितना आसान था। तो जो भी चीज दी है पहले उसको ओपन करके लिख लो, फिर समझो कि अब वो आपका सवाल है, अब वो आपका क्वेश्चन है, फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालनी है जो उसके हिसाब से वैल्यू उसको पुट कर दो और आंसर निकाल दो। इजी, राइट, यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब पता है क्या है, अब है आपके लिए भर भर के सवाल, क्वेश्चंस हैं आपके पास में बहुत सारे होमवर्क के लिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने आपको कहा था एक फ्रेश माइंड से जो करना है सवाल वो वाला, ठीक है, ये मैं हटा दूंगी पीपीटी से। बाकी के जो क्वेश्चंस है ना ऐसे, वो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैम आपको यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना, ओके बच्चे, यस। तो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब हम इसके बाद में बाकी की जो भी चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, यस। तो आई होप आपको आज सारी चीज़ें समझ आई हैं बच्चे। आज हमने ना बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें आज आपको ग्रास्प करने के लिए थी। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़, जब आप सब कुछ कर लें तो उसको रिवाइज करें। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ 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 प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चंस आज ही करना। आज ही करोगे तो रिवाइज हो जाएगा, चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर कल परसों आगे के लिए छोड़ दिया ना तो वो हमेशा के लिए छूट जाता है। कल कभी नहीं आता, कल एक्चुअली कभी नहीं आता। जो करना है आज कर, कहते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, राइट, यस। तो आपको अभी क्वेश्चंस करने हैं, आई मीन क्लास अटेंड कर लो नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना। एंड मुझे आप लोगों का ओपिनियन चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। जस्ट लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आई कैन सॉर्ट दैट आउट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जो आप मुझसे डाउट्स पूछते हैं वो डाउट्स बेटा मैं अब क्योंकि हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हो सकता है कि मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है और आपने डाउट मुझसे उसके बाद में कभी पूछा है। सो मैं जिस दिन भी आपके डाउट्स पढ़ूंगी मैं आपको उसके अगले दिन जब भी मैं क्वेश्चन लेक्चर रिकॉर्ड कर रही होंगी, आई विल श्योरली सॉल्व योर डाउट्स। आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, ठीक है, यस। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा एंड आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।